बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इटली के अलुपिया से रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी आपको बता दें कि G7 समिट में शामिल होने के बाद भारत के लिए रवाना हुए हैं। तो बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत की तरफ से मेजबानी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल का पद संभालने के बाद से ये सबसे पहला विदेशी दौरा, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पीएम पहुंचे। G7 के आउटरीच सेशन को पीएम ने संबोधित भी किया। इटली से रवाना होने से पहले पीएम ने ट्वीट किया। पीएम ने भी इटली सरकार का धन्यवाद दिया और विश्व नेताओं से विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई। द्विपक्षीय वार्ता यह बताई गई है, जहां इटली के प्रधानमंत्री से लेकर जेलेंस्की से भी द्विपक्षीय वार्ता पीएम किए हैं। और नीट से जुड़ी बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, जहां नीट में धांधली के 2 बड़े मामले सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि गुजरात के गोधरा में नीट में नकल की यह साजिश और पंचमहल पुलिस ने जो है 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस को प्रश्न पत्र के जले हुए टुकड़े मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार पुलिस के ईओ ने कल नीट के द्वारा सहयोग न करने का आरोप भी लगाया था। तो वहीं अब नीट मामले में धांधली के से जुड़ी इस बड़ी खबर को आप बता रहे हैं, जहां बिहार पुलिस को प्रश्न पत्र के जले हुए टुकड़े मिले हैं। पंचमहल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख सकते हैं जो इंगित करके दिखाई जा रही है। ये प्रश्न पत्र के जले हुए टुकड़े, गुजरात के गोधरा में नीट में नकल की साजिश की ये पूरी कहानी कल समझ में आई होगी, जब इस मसला को उठाया गया। अब पंचमहल पुलिस ने मामला दर्ज करा दिया है। एक दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जले हुए टुकड़े की तस्वीर शख्स के द्वारा दिखाई जा रही है। गुजरात के गोधरा में नीट में नकल की ये पूरी साजिश, धांधली के 2 बड़े मामले इस बीच सामने आ चुके। 5 लोगों को पंचमहल पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नीट में धांधली को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सुनवाई चल रही है, जहां पर पहले ही जो ग्रेस नंबर्स पाए गए थे उन बच्चों की दोबारा से एग्जाम्स होंगे। वहीं पर साफ तौर पर रुख इख्तियार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि काउंसलिंग जारी रहेगी, पेपर कैंसिल नहीं होंगे। नैट को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है एनटीए को। और वहीं गुजरात के गोधरा में नीट में नकल की साजिश भी सामने आई, जहां पंचमहल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जले हुए टुकड़े भी पेपर के दिखाई पड़ रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीएम भजनलाल शर्मा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। और अब तक महिलाओं को 30% आरक्षण मिलता था। संकल्प पत्र में किए वादे को सरकार ने पूरा किया। तो वहीं सरकार के इस फैसले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बीजेपी हमेशा महिलाओं की हितैषी है। तो महिलाओं के सम्मान में बीजेपी कभी कोई कमी नहीं आने देगी, ये कहा गया। पार्टी जो कहती है वो करती है। तो महिला आरक्षण पर सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि संकल्प पत्र के वादे को जो है वो पूरा किया जाएगा। मंत्री दिलावर ने फैसले पर सीएम को बधाई दी है और बीजेपी महिलाओं की हितैषी है, ये जो है दिलावर की तरफ से कहा गया। बीजेपी जो कहती है वो करती है, ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। और आपको बता दें कि 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में जो है 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। तो ये महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा है। और ये भी कहा गया है जो भी संकल्प पत्र में वादे किए गए थे वो अब पूरे किए जा रहे हैं। तो अब तक बताते चले कि 30% आरक्षण मिलता था, लेकिन अब 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। 20% बढ़ाया गया है। एक तरह से महिलाओं में खुशी की लहर है। तो वहीं इसका धन्यवाद भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से पेश किया गया मुख्यमंत्री को। पार्टी नारी सम्मान में हमेशा अग्रणी रही है, इसलिए माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने राजस्थान में तृतीय श्रेणी जो टीचर्स है उनके आरक्षण को 30% से 50% बढ़ा दिया है। ये है नारी का सम्मान। हम किसी भी कीमत पर नारी का सम्मान करने में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अग्रणी रही है और इसलिए मैं माननीय भजनलाल जी शर्मा को बधाई देना चाहता हूँ। और एक हार 1000 मुश्किलें लाती हैं, ऐसी ही मुश्किलों से प्रदेश बीजेपी जूझ रही है। लेकिन तमाम दावों के बावजूद पार्टी में अब तक हार के जिम्मेदारों की तलाश शुरू नहीं हुई। देखिए रिपोर्ट।
एनडीए ने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया, इसके कई कारण आरएसएस की ओर से गिनाए जा रहे हैं। संघ की ओर से सीधे तौर पर जो है एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर के निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब राजस्थान के अंदर हार की जिम्मेदारी किसके सर जाएगी, इसका फैसला होना अभी बाकी है। 4 जून के नतीजों में राजस्थान में जो बड़ा सियासी बदलाव हुआ है, उसके बाद बीजेपी की राजस्थान इकाई में बदलाव की चर्चा जोर पकड़ रही है। पिछले 2 चुनावों में प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस चुनाव में सिर्फ 14 सीटें जीत सकी। कांग्रेस ने 8 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी पार्टियों को 3 सीटें मिली। चुनावी तस्वीर साफ होने के 10 दिन बाद अब हार की जिम्मेदारी पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। कई बार हर निर्णय, हर काम, हर फैसले अपने अनुकूल नहीं होते, लेकिन जो हुआ है उनका आकलन होगा, समीक्षा होगी। क्या कौन मान रहा है हार की जिम्मेदारी, कौन ले रहा है भाई? ये समीक्षा के बाद ध्यान में आए। हार वाली सीटों को लेकर बीजेपी आकलन कब करेगी, इसकी तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। लेकिन राजस्थान बीजेपी सरकार के मंत्री छाबर सिंह समेत कई नेता कह रहे हैं कि टिकट वितरण की कमी से हार हुई है। वहीं राजस्थान में सीटें हारने को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी बीजेपी सक्रिय हुई है। खबर है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भी उन्होंने सरकारी गाड़ी वापस नहीं ली है। मीणा इस समय अपनी निजी गाड़ी में ही घूमते नजर आ रहे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा काफी वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें बैठकर समझाएंगे। आप क्यों उनके पीछे पड़े हो? फिर भी एक मंत्री है, जिम्मेदार है, तो उस बात की स्वीकार है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ी लाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। प्रदेश में सत्ता और संगठन के लिहाज से ये साल काफी महत्वपूर्ण है। जुलाई में विधानसभा चलेगी और उसके बाद अक्टूबर-नवंबर में सरकार और संगठन की पहली अग्नि परीक्षा होगी। 5 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर या नवंबर में उपचुनाव होने हैं। राजस्थान सरकार के कई मंत्री इस बात को दोहरा चुके हैं कि टिकट वितरण में खामियां रही, जनप्रतिनिधियों से राय नहीं ली गई, जिसके चलते राजस्थान में हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। अब हार की जिम्मेदारी आखिरकार किसके सर रखी जाएगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बीजेपी के अहंकार बयान पर आरएसएस के इंद्रेश कुमार का यू टर्न। आपको बता दें कि राम की भक्ति करने वाले सत्ता में इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई। मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा और साफ तौर पर यह भी कहा गया इंद्रेश कुमार की तरफ से कि मोदी सरकार में देश में विकास हुआ। यही इंद्रेश कुमार जो कल बीजेपी के इस बार लोकसभा चुनाव में 240 सीटों लाकर उन्होंने एक तरह से तंज किया था कि जो राम को मानते थे उनकी इतनी सीटें आई, जो राम को नहीं मानते थे वो 234 सीटें लेकर आए। अब यू टर्न करते हुए इंद्रेश कुमार नजर आ रहे हैं, मोदी, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए और उनकी सरकार में देश में विकास होगा, इस तरह की बात इंद्रेश कुमार की तरफ से कही जा रही है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। तो आपको बता दें कि आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने धमकी भरा ऑडियो जारी किया है, जिसमें उसने राम मंदिर पर हमले का जिक्र किया है। इधर जो है सुरक्षा अलर्ट के बाद राम मंदिर की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है और सुरक्षा एजेंसियों ने ऑडियो की जांच भी शुरू कर दी है जो जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से जारी की गई थी। देखिए इसी पर खास अयोध्या में श्री राम के जयकारे से पाकिस्तान के कान फट रहे हैं और जैश का सरगना मसूद अजहर परेशान है। जम्मू में लगातार हो रहे हमलों के बाद आतंकियों की नजर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर है और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना।
9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर हमले के 5 दिन बाद जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या पर हमले की धमकी दी है। राम मंदिर के बनने के बाद आतंकियों में किस कदर बौखलाहट है, वो कट्टरपंथियों की चीखती आवाज से साफ पता चलता है। या उसकी जगह बने हुए मंदिर को गिराना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद की हिफाजत का तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन जाए। 88 सेकंड का ये धमकी वाला ऑडियो जैश ए मोहम्मद के किसी लीडर का बताया जा रहा है, जो एक जलसे में राम मंदिर पर हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मस्जिद की जगह अगर मंदिर बनाने वाले आ जाए, अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गुस्सा जोश में आ जाता है। इस ऑडियो के एक एक शब्द नफरत से भरे हैं और ये किसी जलसे में उकसाने वाली तकरीरें हैं। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जैश की तरफ से भारत में नए आतंकी हमले का टारगेट फिक्स करने की तैयारी है। अल्लाह ने ऊपर से लश्कर भेजा, याद रखना ये राम मंदिर भी इसी तरह तबाह होके रह जाएगा। उस रब के नाम पे कह रहा हूँ, उस रब के नाम पे जिसने सूरह फील नाज़िल की है। अबाबील पहुंचेंगे, पत्थर गिरेंगे, ये बुतकदा गिरेगा, बाबरी वापस बनेगी। आतंकी संगठन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें राम मंदिर की फोटो लगाई गई है। उर्दू और हिंदी में जारी इस वीडियो में इस आतंकवादी संगठन का लीडर चेतावनी दे रहा है कि बहुत जल्द अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने कुछ आतंकी आएंगे। वीडियो में कहा गया है कि उनके 3 साथियों ने अयोध्या में बलिदान भी दिया है। इसके लिए जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें राम मंदिर की फोटो के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। वहीं इस आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस पर अलर्ट भी जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक साल 2001 में भी पाकिस्तान ने 3 आत्मघाती आतंकियों को अयोध्या भेजा था, लेकिन इनपुट के आधार पर उन्हें पहले ही मार गिराया गया। इसलिए अयोध्या हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार अब अयोध्या में आतंकवाद विरोधी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हब को स्थापित करना चाहती है। और इधर लोकसभा चुनाव के परिणाम को जारी हुए 10 दिन हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर सियासी जारी है अब मुद्दा, और ये मुद्दा अब राजनीति में सबसे ज्यादा चल रहा है। कैसे क्या कुछ है देखिए इस रिपोर्ट में। अगर कन्हैया लाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ी लाल नागरी में क्या कह रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरी शहीदी फिर हो जाए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लोकसभा चुनाव के परिणाम को जारी हुए 10 दिन हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर सियासत जारी है। ये मुद्दा अब राजनीति में सबसे अधिक चल रहा है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने सरकारी गाड़ी का उपयोग करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा अब सचिवालय में ऑफिस भी नहीं जा रही हैं और विभाग की फाइल भी नहीं देख रही हैं। ऐसे में राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री को मिलने वाली सरकारी सुविधा छोड़ दी है, जिससे राजस्थान में सियासत पूरी तरह गर्म है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा की हार हुई तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। सुन लो, अगर कन्हैया लाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ी लाल नागरी में क्या कह रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को पता ही टोक नहीं है, मैं धोखा नहीं दूंगा। मैंने मेरी पार्टी से वादा किया। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा ने वो 7 सीटें भी गिनाई थी जहां बीजेपी की हार होने पर इस्तीफा देने की बात भी कही थी। अलवर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण,
दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, झालावाड़, कोटा, बूंदी। जब 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आ रहा था और दौसा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा की हार हुई, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक्स हैंडल पर लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके बाद ये कयास तेज हो गए थे कि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जब इस्तीफा नहीं दिया तो कांग्रेस ने किरोड़ी लाल को आड़े हाथ लिया और ट्वीट को 13 जून को राजस्थान पीसीसी के आईडी से रीट्वीट कर लिखा कि बाबा ने कहा, रघुकुल रीत है मानी, टूटे वचन पर कुर्सी बचाने की ठानी। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जब डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जैसे क्रांतिकारी नेता ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल की रीत तो वो मानने वाले हैं, व्यक्ति है, और उन्होंने कहा था कि यदि मैं ये 7 सीटें हार जाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि उनके जैसे मजबूत लोग सरकार में रहे, लेकिन सरकार में उनका सम्मान भी हो। ऐसे में एक और जहां किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर राजस्थान पीसीसी हमलावर है, तो वहीं खुद किरोड़ी लाल मीणा जब से चुनाव परिणाम आए हैं तब से मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं और न ही अपने कार्यालय जा रहे हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बीजेपी भी सक्रिय हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा काफी वरिष्ठ नेता है, उन्हें बैठाकर समझाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ी लाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देंगे या नहीं, ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा, लेकिन नतीजों के बाद से सचिवालय और कृषि भवन के दफ्तर नहीं जाने और सरकारी गाड़ी भी छोड़ना, ये संकेत काफी कुछ इशारा कर रहे हैं। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, और अब बात जोधपुर में लेपर्ड के वन विभाग को चकमा देने की। दरअसल वन विभाग के चारे में लेपर्ड नहीं फंसा, लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था, लेकिन बकरी को देखने के बाद भी लेपर्ड ने उस पर हमला नहीं बोला और ये शातिर लेपर्ड वन विभाग के कब्जे में नहीं आया। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। ये लेपर्ड चालाक है, चतुर है, चकमेबाज है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ तो गए ही होंगे। इस शातिर लेपर्ड ने वन विभाग की प्लानिंग को भांप लिया और लालच में नहीं फंसा। दरअसल ये लेपर्ड जोधपुर वन विभाग की टीम को पिछले 1.5 महीने से चका रहा है। वन विभाग की टीम की हर कोशिश को नाकाम कर रहा है। ये लेपर्ड वन विभाग की टीम को हर बार गुच्छा दे देता है। इस बार वन विभाग की टीम ने 2 बकरियों को चारा बनाकर इस लेपर्ड को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लेपर्ड इन बकरियों के पास आया भी, लेकिन इस चालाक लेपर्ड ने बकरियों को नजरअंदाज कर दिया। ये घटना वन विभाग के सीसीटीवी में कैद हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बकरी को वन विभाग ने खुले में बांधा, जबकि दूसरी बकरी को लेपर्ड के लिए बिछाए गए जाल यानी कि पिंजरे के अंदर बांधा गया। लेपर्ड देर रात को इन बकरियों के पास आया भी, लेकिन मानो वन विभाग की चालाकी को वो समझ गया और उसने बकरियों पर हमला नहीं किया, बल्कि नजरअंदाज कर वहां से चला गया। इधर जब लेपर्ड पास आया तो बकरी घबरा गई, लेकिन जब लेपर्ड चला गया तो बकरियों की जान में जान आई। दरअसल 1.5 महीने पहले जोधपुर के सूरसागर इलाके में देर रात को एक लेपर्ड घर में घुस गया। बरामदे में रखे सामान के गिरने की जब आवाज आई तो घर में रहने वाले लोग डर गए। सुबह उन्होंने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो घर के बरामदे में एक लेपर्ड घूमता नजर आया। इसके बाद वन विभाग की टीम इस लेपर्ड का पीछा करती रही। कभी ये सूरसागर की पहाड़ियों में दिखाई दिया तो कभी कायलाना की पहाड़ियों में। इसके बाद इस लेपर्ड ने माचिया सफारी पार्क में हिरण के पिंजरे पर हमला करके करीब 9 हिरणों का शिकार किया। तब से माचिया सफारी पार्क
आम लोगों के लिए बंद है। कल रात माचिया सफारी पार्क के आसपास क्षेत्र में वन विभाग की टीम की ओर से जाल बिछाया गया, लेकिन ये लेपर्ड एक बार फिर अपनी चालाकी से वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ने से बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अजमेर से इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि आज एमडीएस यूनिवर्सिटी का 11वां दीक्षांत समारोह है। राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल होंगे दीक्षांत समारोह में। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अजमेर से ये बड़ी जानकारी है, जहां पर आज एमडीएस यूनिवर्सिटी का 11वां दीक्षांत समारोह है और उसमें राज्यपाल कलराज मिश्र जो है वो शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इसमें मौजूद रहेंगे। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अजमेर की जेएलएन हॉस्पिटल में वाहन पार्किंग को लेकर के गुस्साए सीनियर डॉक्टर ने रेजिडेंट को थप्पड़ मार दिया और इसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर ने अस्पताल प्रशासन को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित थाने पहुंच गया, जहां दो पक्षों में समझौता हो गया। जानकारी के अनुसार अजमेर के सीनियर डॉक्टर एचसी बरजेता अपनी गाड़ी अपने पार्किंग स्थल पर लगाने पहुंचे, जहां रेजिडेंट डॉक्टर चेतन की गाड़ी पहले से ही खड़ी मिली। अधिकृत पार्किंग नहीं होने के बावजूद गाड़ी लगाने पर सीनियर डॉक्टर ने उनसे जवाब तलब किया और इसी बीच दोनों के बीच कहासुनी हो गई। और इस बीच मसला यही नहीं थमा, सीनियर डॉक्टर ने रेजिडेंट डॉक्टर के ऊपर हाथ छोड़ दिया, जिससे नाराज रेजिडेंट डॉक्टर ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद दोनों को थाने बुलाकर मामले को रफा दफा भी किया गया। जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर और एक डॉक्टर बरजातिया दोनों पक्ष में किसी वाहन को पार्किंग को लेकर हुई थी विवाद। दोनों ने ही लिखित में राजीनामा पेश किया है। गुरु और शिष्य का मैटर था ये, दोनों राजीनामा पेश कर दिया है और सहर्ष चले गए। चेतन प्रकाश की गाड़ी डॉक्टर बरजाती की जगह खड़ी थी। उन्होंने आते अक्षपात कहा कि भाई सीनियर डॉक्टर हैं, तो उनको गाड़ी हटाने के लिए कहा। वहाँ कोई